विधानसभा चुनावों में मिली करारी हार के बाद केजरीवाल सबके निशाने पर आ गए हैं। दिल्ली के पूरे चुनाव में केजरीवाल ने अपने चेहरे पर लड़ाई लड़ी, सारी रणनीति खुद तय की। जाहिर है चुनाव के लिए फंड का भी इस्तेमाल खुद ही किया। ये बात तो पार्टी के कोषाध्यक्ष एनडी गुप्ता ईडी को बता चुके हैं। पार्टी के फंड का सारा हिसाब केजरीवाल ही देखते हैं, लेकिन हार की पूरी जिम्मेदारी उनकी ही बनती है, इसलिए उन्हें अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। इसके पहले भी दूसरी पार्टी के नेताओं से इस्तीफे की मांग की गई और उन्होंने हार के बाद इस्तीफा दिया भी। ऐसे में अरविंद केजरीवाल के नैतिकता के आधार पर रिजाइन किए जाने की बात कोई सरप्राइज नहीं। केजरीवाल के राजनीतिक विरोधियों ने उनके रिजाइन की मांग करनी भी शुरू कर दी है। पर सवाल ये उठता है कि क्या अरविंद केजरीवाल इस्तीफा देंगे? लेकिन जिस आदमी ने सीएम पद से इस्तीफा नहीं दिया, फर्जी रेफरेंडम का प्रपंच रचा और कहा कि दिल्ली की जनता ने मुझे इस बात का आदेश दिया कि मैं जेल से ही सरकार चलाऊं, केजरीवाल बिना इस्तीफा दिए जेल चले गए और 6 महीने तक रहे भी, लेकिन सीएम पद से इस्तीफा नहीं दिया। और घमंड इतना कि लोकसभा चुनाव के दौरान जब प्रचार के लिए अंतरिम जमानत पर बाहर आए तो हेमंत सोरेन को ही ज्ञान देने लगे कि उन्हें जेल जाने से पहले इस्तीफा नहीं देना चाहिए। और ये बात और है कि हेमंत सोरेन जमानत पर रिहा हुए और चुनाव जीतकर फिर से सीएम बन गए, लेकिन केजरीवाल हवा में उड़ गए। अगर केजरीवाल ने उस वक्त ही इस्तीफा दे दिया होता और जेल में चले गए होते तो दिल्ली में गवर्नेंस के लेवल पर यह हाल न हुआ होता। चुनाव में अरविंद केजरीवाल के पास दिखाने के लिए कम से कम स्थानीय स्तर पर कुछ काम होते तो अरविंद केजरीवाल के लिए एक बार मौका है कि वो पार्टी प्रमुख के पद से रिजाइन कर नैतिकता की मिसाल कायम करें, क्योंकि उन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत ही राजनीतिक शुचिता और पवित्रता की स्थापना के लिए करने पर की थी। पर सवाल ये उठता है कि क्या अरविंद केजरीवाल इस्तीफा देंगे और पार्टी की कमान किसी दूसरे को सौंपेंगे? पद के लालच में फंसे केजरीवाल को देखकर ऐसा तो नहीं लगता इस्तीफा देंगे। बहाने ये बनाए जाएंगे कि केजरीवाल के पद से इस्तीफा देने से पार्टी टूट जाएगी। केजरीवाल के समर्थक नेताओं का कहना है कि अरविंद केजरीवाल का पार्टी से जिस दिन नियंत्रण समाप्त हो जाएगा, पार्टी बिखर जाएगी। दरअसल भारत में जितनी भी व्यक्तिवादी पार्टियां हैं, जिन्हें क्षेत्रीय पार्टियां कहा जाता है, सभी में करीब करीब किसी खास व्यक्ति या परिवार के बल पर ही एकता बनी रहती है। उस खास परिवार या व्यक्ति के कमजोर पड़ते ही पार्टी बिखर जाती है। हरियाणा में इनेलो, तमिलनाडु में एआईडीएमके, उड़ीसा में बीजू जनता दल, असम में असम गण परिषद इसके उदाहरण हैं। और इसमें कोई दो राय नहीं कि अरविंद केजरीवाल के पार्टी प्रमुख पद छोड़ते ही दल में अव्यवस्था फैल जाएगी, क्योंकि पार्टी का गठन किसी विचारधारा को लेकर तो नहीं हुआ। पार्टी का आधार केवल और केवल सत्ता हथियाने का था। पार्टी लेफ्ट, राइट या मंडल कमंडल की विचारधारा वाली होती तो शायद कुछ दिन और कार्यकर्ता पार्टी से जरूर चिपके रहते। और अब तो पार्टी का तो नैतिकता का आधार ही खत्म हो चुका है। ये सही है कि दिल्ली में पार्टी को 43% वोट मिले हैं, पर 11 साल से सत्ता में रही पार्टी के तंत्र का कमाल है। जैसे ही पार्टी बिखरना शुरू होगी, कांग्रेस जैसे उनका वोट भी कम होता जाएगा। अरविंद केजरीवाल को भी जिस शख्स से खतरा था, उसे वो पार्टी से बाहर करने या करवाने में संकोच नहीं करते हैं। हालत यह है कि वो पार्टी में किसी को नंबर 2 पर भी नहीं रखना चाहते। सरकार में उन्होंने मनीष को जरूर अपने करीब रखा। पार्टी को उन्होंने ऐसे डिजाइन किया हुआ था कि नंबर 2 पर कोई भी नहीं है। इस तरह पूरी पार्टी को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह चलाया जा रहा है, क्योंकि मनीष सिसोदिया कुल हैसियत केजरीवाल की नज़र में एक नौकर से ज़्यादा और नहीं, क्योंकि सिसोदिया उनके मुलाजिम रह चुके हैं। और ऐसे में पार्टी प्रमुख से ये कैसे उम्मीद की जा सकती है कि वो अपने पार्टी प्रमुख के पद से रिजाइन कर दे। हालांकि एक आदर्श स्थिति है कि अरविंद केजरीवाल पार्टी प्रमुख पद से रिजाइन करके जनता के बीच जाएं और फिर से वही अलख जगाएं और जनता का भरोसा जीतें और फिर पार्टी की कमान अपने हाथों में लें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। फर्जी आरोप लगाना और भाग जाना, विपक्ष के खिलाफ प्रपंच करना और कोई सबूत न देना, ये सब अरविंद केजरीवाल का पुराना खेल रहा है। अब तक तो इन मामलों में केजरीवाल बचकर निकलते रहे हैं, लेकिन अब न सत्ता रही और न उसकी हनक। इसलिए अब उन्हें अपने सारे प्रपंचों का हिसाब चुकता करना होगा। ताज़ा मामला, मतदान के ठीक अगले दिन ही संजय सिंह ने बीजेपी पर आरोप लगा दिया कि उनकी पार्टी के उम्मीदवारों के पास बीजेपी की तरफ से फोन आ रहे हैं कि वो बीजेपी में शामिल हो जाएं। उन्हें 15 करोड़ दिए जाएंगे, नहीं तो एजेंसियां उन्हें किसी मामले में फंसाकर गिरफ्तार कर लेगी। संजय सिंह के बाद केजरीवाल ने भी बीजेपी पर वही सारे आरोप लगा दिए। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने एंटी करप्शन ब्यूरो को मामले की जांच सौंप दी। तब केजरीवाल से लेकर संजय सिंह तक किसी ने अपने आरोपों के कोई सबूत नहीं दिए।
अब एसीबी ने अपनी जांच में पाया कि बीजेपी पर लगाए गए आरोपों के कोई सबूत नहीं, मतलब कि आरोप फर्जी थे और इरादा सिर्फ सनसनी फैलाने और बीजेपी को बदनाम करने का था। पूरे मामले में एक्शन लेते हुए एसीबी अब दिल्ली पुलिस को विभिन्न धाराओं में केजरीवाल, संजय सिंह और मुकेश अहलावत के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पत्र लिखने की तैयारी में है। सूत्रों का कहना है कि एसीबी की नोटिस का जवाब न मिलने पर इन तीनों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले 7 फरवरी को एसीबी की टीम अरविंद केजरीवाल, सांसद संजय सिंह और मुकेश अहलावत के घर जांच के लिए पहुंची थी। करीब 1.5 घंटे तक केजरीवाल के घर में जांच की, लीगल नोटिस दिया और रवाना हो गई। एसीबी ने नोटिस में केजरीवाल से उन 16 आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों की जानकारी मांगी थी जिनके बारे में दावा किया गया था कि उन्हें रिश्वत की पेशकश की गई थी। इसके अलावा इन विधायकों के सोशल मीडिया पोस्ट और रिश्वत की पेशकश करने वालों की पहचान से संबंधित जानकारी भी मांगी गई थी। एसीबी ने आरोपों को लेकर आम आदमी पार्टी के नेताओं से जुड़े सारे सबूत मांगे थे। नोटिस में एसीबी ने कुल 5 सवाल पूछे थे। पहला ये कि आरोपों से जुड़ी पोस्ट आपने लिखी या किसी और ने। जिन 16 विधायकों को पैसे ऑफर किए गए उनकी जानकारी दीजिए। उन फोन नंबर्स की जानकारी दीजिए जिनसे विधायकों को कॉल आए थे। आरोपों से जुड़े सबूत दीजिए ताकि कार्रवाई की जा सके। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई क्यों न की जाए जो झूठे आरोप लगाकर परेशानी खड़ी करते हैं। दिल्ली चुनाव नतीजों से एक दिन पहले केजरीवाल ने दावा किया था कि भाजपा उनके विधायकों और कैंडिडेट्स को फोन पर 15-15 करोड़ की ऑफर दे रही है। इसके बाद बीजेपी ने दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना को पत्र लिखकर आरोपों की जांच की मांग की थी। एलजी ने जांच का जिम्मा एसीबी को सौंपा था। अरविंद केजरीवाल ने भाजपा पर आरोप लगाया था कि पार्टी उनके विधायकों को तोड़ने की कोशिश कर रही है और हर एक को 15 करोड़ रुपए की पेशकश कर रही है। हालांकि भाजपा ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है। बता दें कि केजरीवाल ने कहा था कि अगर भाजपा को 55 से ज्यादा सीटें मिल रही हैं, तो फिर उन्हें हमारे उम्मीदवारों को फोन करने की जरूरत क्यों पड़ रही है। ये साफ है कि ये फर्जी सर्वे सिर्फ माहौल बनाने के लिए कराए गए हैं ताकि कुछ उम्मीदवारों को तोड़ा जा सके। लेकिन गाली गलौज करने वालों हमारा एक भी आदमी नहीं टूटेगा। ये बयान दिल्ली विधानसभा चुनाव की मतगणना से 2 दिन पहले दिया गया था। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में पंजाब के सारे मंत्रियों और विधायकों की परेड कराई। पार्टी चाहे जो वजह बताए, लेकिन इरादा विधायकों की विश्वसनीयता को परखने के साथ इस बात का संदेश देना था कि केजरीवाल खुद हारने के बावजूद सबके बॉस हैं और पंजाब सरकार के सुपर बॉस। अब तक इस बात के आरोप कई बार लग चुके हैं कि केजरीवाल पंजाब का इस्तेमाल एटीएम की तरह करते रहे हैं। अगर ये सही है तो फिर आगे भी ऐसा ही चलता रहे। दिल्ली में हुई बड़ी बैठक इसी लिहाज से बुलाई गई थी। हालांकि अरविंद केजरीवाल ये बात बेहतर जानते हैं, पंजाब में सरकार के बिखरने की उम्मीद नहीं के बराबर है, क्योंकि 94 विधायकों का बड़ा संख्या बल उनके साथ है। इसलिए माना जा रहा है कि सारी कवायद दिल्ली में मिलनी करारी हार के बाद सबको केजरीवाल की हनक दिखाने के लिए की गई है, ताकि पंजाब में विभव कुमार का सिक्का चलता रहे और भगवंत मान पहले की तरह केजरीवाल और उनके परिवार के सामने नतमस्तक खड़े रहे। बैठक के बाद भगवंत मान ने पंजाब मॉडल की बात कही, लेकिन दिल्ली चुनाव के बाद ये सब जान गए हैं कि केजरीवाल अपने मॉडल का चाहे जो नाम दे दें, लेकिन वो मॉडल सिर्फ उगाही के लिए है। केजरीवाल पहले की तरह पंजाब के सुपर सीएम बने रहेंगे और विभव कुमार पंजाब के पहले की तरह सबकी निगरानी करता रहेगा। हद तो यह है कि केजरीवाल ने विभव कुमार को Z+ सुरक्षा दिलवाई। जिस दिल्ली मॉडल के लिए पंजाब ने वोट दिया उसे अब दिल्ली के लोगों ने ही नकार दिया और चिंता यह है कि पंजाब में भी इसका असर हो सकता है। वहीं दूसरी ओर भगवंत मान इस घटनाक्रम से अप्रभावित दिखे। दिल्ली के कपूरथला हाउस के बाहर मीडिया को संबोधित करते हुए मान ने कहा कि हम अपने वादों पर खरा उतरने के प्लान पर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब को ऐसा मॉडल बनाया जाएगा, पूरे देश में दिखाया जाएगा। भगवंत मान ने कहा कि हम पंजाब में किसी भी गारंटी को नहीं तोड़ेंगे। हमने उन मोर्चों पर काम किया जिनको हमने वादा भी नहीं किया था, चाहे टोल टैक्स हो या विधायकों की पेंशन खत्म करना। यहाँ तक कि उनके अपने मंत्री भी कहते हैं कि दिल्ली की हार के बाद चुनावी वादों को पूरा करना अहम होगा। लेकिन अब चाहे उनकी अपनी पार्टी हो या विरोधी, सभी ने मौके की तलाश शुरू कर। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की हार पर बात करते हुए मान के आलोचक कुंवर विजय प्रताप सिंह ने कहा कि दिल्ली में हार पंजाब में खराब शासन को दिखाती है। पंजाब सरकार राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति सहित कई मुद्दों पर काम करने में विफल रही।
अमृतसर नॉर्थ के विधायक विजय प्रताप दिल्ली में केजरीवाल द्वारा बुलाई गई बैठक में शामिल नहीं हुए। उन्होंने कहा कि इस बैठक का कोई खास मकसद नहीं था, ये भी हेड काउंट के बारे में था और मैंने फोन पर इसकी जानकारी दी है। उन्होंने जोर देकर कहा कि पंजाब में आत्मनिरीक्षण का समय है, चाहे बड़े बड़े वादे हों, बेअदबी के मामले, न्याय दिलाना हो या कानून व्यवस्था। पंजाब सरकार इन सभी मोर्चों पर विफल रही। इस बीच कांग्रेस विधायक प्रगट सिंह ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने हमेशा झूठ की राजनीति की और दिल्ली के नतीजों ने उनकी पोल खोल दी। पंजाब में भी उनकी हालत खराब है क्योंकि वे सभी मोर्चों पर विफल रहे हैं। सिर्फ सीएम चेहरा हैं, लेकिन फैसले दिल्ली से लिए जाते हैं। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया की राजनीति से पंजाब के लोगों को कुछ नहीं मिला। पुलिस थानों पर ग्रेनेड से हमले हो रहे हैं। पंजाब में भगवंत मान की सरकार बनने के तुरंत बाद ही अरविंद केजरीवाल ने राघव चड्ढा को वहां शिफ्ट कर दिया था ताकि भगवंत मान पर निगरानी रखी जा सके। विभव कुमार के लिए पंजाब में Z+ की सुरक्षा और उसके परिवार के लिए दिल्ली में राज्यसभा सांसद का बंगला दिलवा दिया। काम इतने भर से नहीं हुआ तो केजरीवाल ने दिल्ली और पंजाब सरकार के बीच एक MOU पर हस्ताक्षर करवा लिया, जिसका मतलब पंजाब सरकार को दिल्ली सरकार को सुझाव देना था कि क्या किया जाना है। मतलब साफ था कि केजरीवाल ने इस समझौते के तहत पंजाब सरकार की कमान अपने हाथों में ले ली और पंजाब के संसाधनों का जमकर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। मामला चुनाव प्रचार करने का हो या फिर केजरीवाल के परिवार सहित अयोध्या जाने का, भगवंत मान की ड्यूटी इतनी ही थी कि विमान लेकर आएं और इनको सैर कराएं। लेकिन दिल्ली की सत्ता से बेदखल होने के बाद केजरीवाल की दिल्ली की दुकान तो पूरी तरह से बंद हो गई। इसलिए पंजाब पर भी अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए ही वहां के विधायकों की बैठक बुलाई गई और साफ कर दिया गया कि अब पंजाब में उनकी ही मर्जी चलेगी। हालांकि बैठक के लिए केजरीवाल खुद चंडीगढ़ जा सकते थे, लेकिन अपनी अकड़ दिखाने के लिए उन्होंने पूरी पंजाब सरकार और सारे विधायकों को दिल्ली आने पर मजबूर कर दिया। सूत्रों का कहना है कि केजरीवाल आने वाले दिनों में मनीष सिसोदिया, सौरभ भारद्वाज जैसे कुछ नेताओं को पंजाब शिफ्ट करेंगे। इरादा वहां के गृह, कार्मिक और लोक निर्माण सभी मलाईदार विभागों को पूरी तरह से कब्जे में करने का है, क्योंकि ये सब मालदार विभाग हैं और बिना माल के आम आदमी पार्टी की दुकान को चलाने में दिक्कत होगी। वैसे भी इन नेताओं की कमाई के रास्ते बंद हो गए हैं, इसलिए भी पंजाब भेजने से इनकी दाल रोटी का इंतजाम हो जाएगा और केजरीवाल की योजना भी सही से चलती रहेगी। यही वजह है कि आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने अरविंद केजरीवाल को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग पंजाब को अपनी निजी ATM मानने लगे हैं। आज पंजाब में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हो रहा है, जगह जगह खुलेआम रेत का खनन हो रहा है, ट्रांसफर पोस्टिंग में भ्रष्टाचार है। इस पर पंजाब की जनता और विधायक नाराज हैं। अरविंद केजरीवाल अपने गुंडे विभव कुमार को पंजाब के मुख्यमंत्री का मुख्य सलाहकार नियुक्त किया। उन्होंने सवाल किया कि कई महीनों से ये गुंडा पंजाब में कर क्या रहा है? क्या पंजाब से लूटा हुआ पैसा दिल्ली लाया जा रहा है? स्वाति मालीवाल ने आगे कहा कि जब से अरविंद केजरीवाल को दिल्ली में हार का सामना करना पड़ा, वे अपनी राजनीति को जिंदा रखने के लिए पंजाब जाने का प्लान कर रहे हैं और इसके लिए पंजाब के विधायकों में काफी गुस्सा है। आज जो बैठक बुलाई गई वो इसी चिंता को लेकर है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। उन्होंने कहा कि मैं अरविंद केजरीवाल से कहना चाहती हूं कि पंजाब के लोगों ने आपको बहुत बड़ा आशीर्वाद दिया है और बदले में आपने पंजाब के लिए क्या किया? उन्होंने कहा बहुत जरूरी है कि केजरीवाल जी आप सुधर जाइए, वरना कहीं पंजाब के लोग आपको न सुधार दें। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी हाईकमान के और सभी नेता चंडीगढ़ जाकर बैठक कर सकते थे, लेकिन नेताओं ने मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्रियों के साथ सभी विधायकों को दिल्ली बुला लिया। दरअसल दिल्ली के चुनाव में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया समेत कई बड़े नेता हार गए। पार्टी की हार के साथ साथ इन बड़े नेताओं की हार ने हाईकमान को कमजोर कर दिया। हाईकमान के कमजोर होने की स्थिति में मामला और ज्यादा न बिगड़े, इसलिए अरविंद केजरीवाल ने परिणाम के तुरंत बाद पंजाब के नेताओं को बुला लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। सियासत में कदम रखते ही दौलत और शोहरत अरविंद केजरीवाल के पांव चूमने लगी। रातों रात वे फर्श से अर्श पर जा पहुंचे। यही हाल उनके NGO में नौकरी करने वाले मनीष सिसोदिया और विभव कुमार का हुआ। इस दौरान पार्टी से कई लोग जुड़े और मजे लेने लगे। 1 दशक से ज्यादा तक ये सारे दौलत की चकाचौंध में घूमते रहे, लेकिन एक सुबह ऐसी भी आई कि दौलत और शोहरत का नशा अचानक टूट गया। हकीकत की खुरदुरी जमीन पर पांव रखते ही पता चला कि अब तो उनके पास परिवार का पेट भरने तक की कमाई नहीं रही। हालांकि बुरे दिनों का इंतजाम तो उन्होंने पिछले 10 सालों में किया ही होगा, लेकिन अब केजरीवाल और सिसोदिया विधायक भी नहीं हैं। अरविंद केजरीवाल अब दिल्ली के सिर्फ पूर्व मुख्यमंत्री हैं और सिसोदिया, सौरभ जैसे लोग पूर्व मंत्री, इसलिए उन्हें अब ना तो कोई सैलरी मिलेगी और ना ही रहने का मुफ्त सरकारी बंगला। हालांकि अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और विभव कुमार ने पहले ही पार्टी के राज्यसभा सांसदों के बंगलों पर कब्जा जमा रखा है, लेकिन ऐसा सौरभ भारद्वाज के साथ नहीं। उन्हें अपने किराए के एक मकान का इंतजाम करना होगा। हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री होने के नाते केजरीवाल अपने लिए सरकारी
सरकारी आवास की मांग कर सकते हैं, लेकिन बंगला शायद ही उन्हें मिले। उन्हें अब सिर्फ पेंशन और कुछ सुविधाएं ही मिलेंगी। सिसोदिया और सौरभ जैसे नेताओं को सिर्फ पेंशन से ही काम चलाना होगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री को 60,000 रुपए की मासिक सैलरी और कुछ भत्ते मिलते हैं। इस तरह दिल्ली के सीएम को हर महीने कुल 1,25,000 रुपए सैलरी मिलती है। इसके अलावा दूसरी सुविधाएं भी होती हैं, लेकिन दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री को सैलरी देने का कोई प्रावधान नहीं है। हाँ, उन्हें पेंशन जरूर मिलती है। मुख्यमंत्री, विधायक, पूर्व विधायक और सैलरी में 2 साल पहले बदलाव किए गए थे और ये बदलाव 14 फरवरी 2023 से लागू हुए हैं। दिल्ली विधानसभा की वेबसाइट पर दिल्ली के मंत्री, स्पीकर, विधायकों आदि को मिलने वाली सैलरी, भत्ते, पेंशन और दूसरी सुविधाओं के बारे में जानकारी दी गई है। इसके मुताबिक दिल्ली के पूर्व विधायक को हर महीने 15,000 रुपए की पेंशन दी जाती है। अगर कोई विधायक एक बार से ज्यादा जीतता है तो उसकी पेंशन 1,000 रुपए महीने बढ़ा दी जाती है। केजरीवाल को भी इसी नियमानुसार पेंशन मिलेगी। चूंकि वो इस बार चुनाव हार चुके हैं, ऐसे में उनकी पेंशन में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। केजरीवाल को एक पूर्व विधायक के अनुसार ही पेंशन मिलेगी। ये पेंशन 15,000 रुपए महीना होगी। अब जरा सोचिए, 15,000 रुपए महीने की पेंशन से उनकी दाल रोटी कैसे चलेगी। जिस तरह के बंगले में केजरीवाल और सिसोदिया अपना डेरा जमाए बैठे हैं, वहां के बिजली पानी का बिल इससे ज्यादा आता होगा। विभव कुमार को तो किसी तरह की पेंशन भी नहीं मिलती। पता नहीं उनका खर्च कौन उठाता है। मतलब साफ है कि अपने खर्चों को पूरा करने के लिए सिसोदिया से लेकर सौरभ भारद्वाज तक किसी न किसी तरह का दूसरा रास्ता अपनाएंगे, और वो रास्ता कौन सा होगा ये बताने की जरूरत नहीं। केजरीवाल को जो भी सुविधाएं दी जाएंगी वो एक पूर्व विधायक के तौर पर दी जाएंगी और उन्हें उनके परिवार को फ्री मेडिकल सुविधा भी मिलेगी। सरकारी अस्पतालों के साथ कुछ प्राइवेट अस्पतालों में भी फ्री इलाज करवा सकेंगे। इसके अतिरिक्त उन्हें ट्रैवल अलाउंस मिलेगा। हालांकि ट्रैवल अलाउंस सिर्फ आधिकारिक यात्राओं के लिए होता है और इसके अलावा उन्हें टेलीफोन खर्च, इंटरनेट अलाउंस आदि भी मिलेगा। दिल्ली के पूर्व सीएम की सुरक्षा का पूरा ख्याल रखा जाता है। पूर्व सीएम को हाई लेवल सिक्योरिटी और एक सरकारी वाहन दिया जाता है ताकि उन्हें राजनीतिक और सामाजिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेने में कोई परेशानी न हो। केजरीवाल को भी यही सुविधा मिलेगी और साथ ही उन्हें एक ड्राइवर भी मिलेगा।